में हिंदी भाषी और बांग्ला भाषियों के बीच एक जहर पैदा करने का काम किया। ममता बनर्जी ने तो वादा किया था कि जिस जिले में 10% से ज़्यादा हिंदी भाषी और उर्दू भाषियों का जनसंख्या होगा वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। आप मुझे दिखा दीजिए तो। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार साजिशें हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी हो या सीपीएम के उम्मीदवार, उन लोगों पर जानलेवा हमला और बहुत से उम्मीदवारों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया है। और इस बीच मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया है। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ उपस्थित है पश्चिम बंगाल बीजेपी के चहीते नेता उमेश राय जी। सबसे पहले भैया को हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव हुआ, लगातार अहिंसा की घटना सामने आ रही है, बीजेपी उम्मीदवारों को भी पीटा गया, क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, ये बंगाल के लिए कोई नया बात नहीं है। बंगाल की राजनीति की जब चर्चा होती है तो लोगों के नज़रों के सामने पुराने दृश्य तैरने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने भी इसी तरीके से सत्ता में काबिज रहने के लिए इन्हीं हथकंडों को अपनाया था। लेकिन उनके राजनीति करने का तरीका, उनके बूथ कैप्चरिंग का तरीका इनसे अलग हुआ करता था। वामपंथियों का एक नया तरीका वो लोग उन लोग निकालते थे। बूथ कैप्चरिंग को साइंटिफिक रिगिंग का नाम दिया जाता था। वो नए नए तरीके से लोगों को डरा के, उनको ऐसे मानसिक रूप पर उनको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता था कि वो मतदान केंद्र पर जाने पर वो अपने आप ही सीपीएम को वोट देते थे, या लोग बोलते थे कि हम आपका वोट देख रहे हैं। आखिरी दिनों में उन लोगों ने लोगों को डराने का, और ये जो तृणमूल कांग्रेस जिन हथकंडों को अपना रही है, ये सारे सीपीएम के ही हथकंडे हैं। लेकिन सीपीएम पार्टी को जब पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत मिली तो यहाँ की जनता को ये समझ में आया कि चलिए, अब एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है जिसने बंगाल में परिवर्तन की बात करी है, जिसने नारा दिया था कि बदला नहीं बदल चाहिए। ऐसे उम्मीद के साथ में बंगाल के लोग भी बहुत आशावान थे कि नई सरकार बनी है, इनको पूर्ण बहुमत मिली है तो ये लोग काम करेंगे। ममता बनर्जी ने कुछ काम करने शुरू भी किए थे शुरुआती 2011 के वर्षों में। एक साल के बाद उन्होंने कहा कि मैंने वो सारे कार्य कर दिए हैं जो बंगाल में 50 वर्षों में नहीं हुआ। और उसके बाद से जो ही चुनाव आना शुरू हुआ, 2014 का लोकसभा हो या उसके बाद से नगर निगम के 2013 के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हुए आपके 2013 में, पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने अपना रूप दिखाया, अधिकतर सीटों पर उन्होंने किसी को नामांकन ही नहीं करने दिया, विरोधियों को डीसीआर तक नहीं काटने दिया। जो नामांकन कर लिए हैं उनको प्रचार नहीं करने दिया गया, उनको डराया गया, एकदम सीपीएम के ट्रेंड में डराया गया, धमकाया गया, लोगों को वोट देने से रोका गया और पंचायत पर तृणमूल ने कब्जा किया। फिर बंगाल के लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब लगता है कि फिर हम लोगों को मताधिकार करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़े मुस्तैदी के साथ में लोकसभा के चुनाव को कराया, और वही जनता, जिस जनता ने तृणमूल कांग्रेस को पंचायत में जिताया, टीएमसी अगर ऐसा कहती है तो, फिर बंगाल में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैसे चुनाव जीत गए? तृणमूल तो था। तो आपको समझना होगा, 2013 में पंचायत में जिस तरीके से लोगों के अधिकार का हनन किया गया, वही जनता ने 14 में जवाब दिया। उसके बाद 15 में नगर निगम के चुनाव हुए, बहुत जगह म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए, 16 में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जब सेंट्रल फोर्सेस लगती है तो लोगों को वोट देने का मौका मिलता है, अधिकतर जगहों पर लोगों को वोट देने का मौका मिलता है, और वहाँ पे रिजल्ट विरोधियों के पक्ष में आता है। जैसे अभी आपने 2021 में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों पर सफलता हासिल की। ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि सेंट्रल फोर्स को सिर्फ लगा देने से 100% चुनाव बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक लोगों को वोट देने को मिलता है। लेकिन कलकत्ता नगर निगम का जब चुनाव हुआ, तभी हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में व्यापक धांधली होगी, और हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से भी और कोर्ट से भी ये अपील की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम इस चुनाव को तो करा लेंगे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। और जब कलकत्ता नगर निगम का चुनाव हुआ तो वहाँ पर उम्मीदवारों को जबरन दबाव देकर नाम वापसी कराया गया, जिसकी लगातार शिकायतें हुई। वीडियो कॉल्स आपने देखे हैं, मीडिया के माध्यम से सारा चीज़ जनता के सामने है। आजकल तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। रात में घूम घूम के टीएमसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़ते दिखे,
उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए, उनको दबाव दिया गया, उनको प्रचार करने से रोका गया। और चुनाव के दिन तो खुला तांडव हुआ। कलकत्ता में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे उन पर हमला, उनके कैंप को तोड़ना, एजेंटों को मारना, ये सारा दिन चला। रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद 4 नगर निगमों के चुनाव थे, सिलीगुड़ी के थे, सिलीगुड़ी, विधाननगर, चंदन नगर और आसनसोल। आपने देखा किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। चारों नगर निगम चुनाव में व्यापक स्तर पर चुनाव के दिन लूट मचाया गया। एक ही पैटर्न, वोट नहीं देने देंगे लोगों को। जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जहां पर लोकसभा में तृणमूल को वोट नहीं मिला, उस इलाके के लोगों को मतदान करने नहीं जाने देना है और अपने ही कुछ लोग मिलकर वहां वोट करना है, क्योंकि सारा संसाधन राज्य सरकार के अधीन है। इन सारे विषयों को देखते हुए हम लोगों ने 108 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर हम लोगों ने दबाव बनाया कि सेंट्रल फोर्स को यहाँ लगाया जाए। उसके बाद हम लोगों ने बार बार कोर्ट से कहा कि सेंट्रल फोर्स के बिना ये चुनाव हो ही नहीं सकते निष्पक्ष। लेकिन चुनाव आयोग जो कि तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर चलता है, उसने कोर्ट को भी भ्रमित करने का काम किया और कहा कि मैं निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा। और आपने देखा 108 चुनाव मैंने बंगाल के हर कोने में नगर पालिका के चुनाव हुए हैं और 27 तारीख को आपने तृणमूल कांग्रेस का नंगा नाच देखा। उम्मीदवारों को पीटा गया, एजेंटों को पीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया। आपने सब कुछ देखा। 100 से ज़्यादा वीडियो मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं। कहीं पर एक ही व्यक्ति लगातार वोट दे रहा है, कहीं दरवाज़ा बंद करके वोट मारा जा रहा है, कहीं टीएमसी के नेताओं को भी मतदान केंद्र पर नहीं घुसने दिया गया, उनके गुंडे वोट मार रहे हैं। और ये सारा दिन चला, गोलियां चली, बम चले, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। ये सब कुछ सत्ता में किसी तरह काबिज रहने का है। जिस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, जो काम गिनाते नहीं थकती हैं, ऐसी मुख्यमंत्री को आखिर डर किस बात से लगता है। और जिस तरीके से हिंसा हुई है, बम चले, गोलियां चली, आतंक का माहौल रहा है। विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद 2 मई 2021 के बाद जिस तरीके से बंगाल में विरोधियों की हत्याएं की गई, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग के बस की बात और पुलिस के बस की बात नहीं है। तो हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया, बंगाल बंद बुलाया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम लोगों ने बंद बुलाया, लोगों से आह्वान किया। ये वही लोग हैं जिनको जब जब मतदान करने से रोका जाता है तब तब इसका जवाब जनता अगले चुनाव में देती है। 2013 के पंचायत चुनाव में इसी तरीके से तृणमूल ने धांधली किया था, लोगों को मतदान करने से रोका था। 2014 में जनता ने इसका जवाब दिया। 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती 2019 में। अब आप इन सारे विषयों को देखते रहिए। आने वाले समय में जिस तरीके से इस नगर पालिका के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने धांधली किया है, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। बंगाल की जनता चुप जरूर रहती है, लेकिन बंगाल की जनता जवाब देना जानती है। 34 साल के वामपंथियों को ऐसा जवाब बंगाल की जनता ने दिया कि आज विधानसभा में उनका दिया जलाने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों के अधिकार का हनन हुआ है, बंगाल में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, तो बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा गुंडा, जनता से बड़ी ताकत इस पूरे लोकतंत्र में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो पूरे देश की लोगों की नज़र रहती है बंगाल पे। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो गए, आपको कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक घटना देखने को नहीं मिला जहां उम्मीदवार को मारा गया, एजेंट को मारा गया, कहीं बूथ लूटा गया, कहीं हत्याएं की गई, कहीं नहीं होता। लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल में छोटे छोटे नगर निकाय के चुनाव, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस चुनाव में साफ सफाई, बत्ती, नाली, नागरिक परिसेवा का चुनाव है, इस चुनाव में एक पार्षद बनने के लिए लोग अगर उन्हीं मतदाताओं को मारते पीटते हैं जिनकी सेवा करने का दम भरते हैं, वो कौन सा सेवा करेंगे, क्या उपकार लोगों का करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये सत्ता पर काबिज रहने का काम है। तो इनका भ्रम भी बहुत जल्दी टूटेगा। टीएमसी के जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको ये समझना होगा कि सीपीएम के लोग आज छुपने के लिए टीएमसी के दरवाजे घूम रहे हैं। आने वाले समय में आपको भी छुपने का जगह नहीं मिलेगा। ये लोकतंत्र में जनता जिस दिन जवाब देगी, उस दिन आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भैया, अनीस खान अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। क्या अनीस खान इस घटना का शिकार हुआ नगर निगम चुनाव के कारण, या फिर वो छात्र नेता था? तो जैसे कि बीजेपी के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि सीबीआई का मांग कर रहे हैं वो लोग, सीबीआई जांच कर, लेकिन मुख्यमंत्री कह रही है कि सीआईडी जांच कर रही है। लेकिन 2007 में यही घटना घटा था। उस समय मुख्यमंत्री का कहना था कि पुलिस का ही एक रूप है सीआईडी, वो अगर घटना का ज्ञापन करेगी तो सही निर्णय नहीं ले पाएगी, इसलिए 2007 में वो सीबीआई मांग की थी। फिर वो क्यों अभी बोल रही है कि नहीं, सीआईडी ही इस चीज़ का जांच करेगी? दाल में जब काला होता है तो ऐसा ही होता है।
सीपीएम के ज़माने में जब पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब आंदोलनरत थी, तो उनको कभी भी बंगाल की पुलिस पे भरोसा नहीं था, इसलिए कि वो सत्ता के साथ बंगाल की पुलिस थी, पुलिस पर सत्ता का कंट्रोल होता है, और ममता बनर्जी जी हर बात में सीबीआई की मांग करती थी। यहाँ तक कि जो पश्चिम बंगाल में अनुप्रवेशकारी हैं, जिनको आप शरणार्थी या जो भी कह लीजिए, ये सारे लोग सीपीएम के वोटर हुआ करते थे, तो उन्होंने लोकसभा में पर्चा फेंका था और कहा था कि बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों को यहाँ से बाहर निकालना है, और ये सारे लोग मतदाता बन गए हैं, बंगाल के चुनाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि नहीं नहीं, सीएए एनआरसी नहीं होगा, ये सारे लोग हमारे हैं, क्योंकि वो सत्ता के साथ हैं। अनीस खान का मामला जो है वो निश्चित तौर पर अनीस खान राज्य सरकार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में शामिल रहे, वो तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी बोलते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी उनको दमन करने का काम नहीं किया। पूरे देश में आपने देखा है, ममता बनर्जी के बिना इशारे के एक पुलिस का होमगार्ड और एक सीपीबीएफ किसी के घर रात को 2 बजे जा सकता है और उसकी हत्या कर देगा, इतना साहस हो सकता है पुलिस के अंदर। तो स्वाभाविक रूप से सरकार का इसमें हाथ है। आपने कई ऐसे मामले देखे हैं, खागरागढ़ में बम ब्लास्ट हुआ, पश्चिम बंगाल में कई जगह बम ब्लास्ट हुए, वहाँ पर सेंट्रल एजेंसी के जाने के पहले पुलिस जाकर लीपापोती कर देती है। इस मामले में भी यही हुआ, पुलिस इस पूरे मामले में पूर्ण रूप से पुलिस शामिल है। सीआईडी को देकर ममता बनर्जी पूरे मामले को रफा दफा करना चाहती है, जबकि आप एक आश्चर्य का विषय है कि जिन पुलिस के छोटे कार्यकर्ताओं को, माने पुलिस के एक सीपीबीएफ को और एक होमगार्ड को इस मामले में फंसाया गया, उसके परिवार के लोग भी बोल रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए और हमको सीबीआई पर भरोसा है, क्योंकि उनको पता है कि एक सीपीबीएफ, एक साधारण आदमी से भी पूछिए, एक सीपीबीएफ का औकात क्या है। एक सीपीबीएफ कहीं रेड में जा ही नहीं सकता है, कानूनी तौर पर तो वो रेड में जा नहीं सकता है, एक होमगार्ड रेड में जा नहीं सकता है। उसके बावजूद सरकार ने उसके नाम पर पर्ची फाड़ने का काम किया, लीपापोती करने का काम किया। तो ममता बनर्जी का जो काला चरित्र है, काला रूप है, वो उनके चहीते मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी अब देखने को मिल रहा है। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में, आज ही आपने देखा है आईएसएफ ने किस तरीके से कितना बड़ा एक आंदोलन किया कलकत्ता में। तो ममता बनर्जी का जो चेहरा है, ये खूनी चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, और आने वाले समय में यही लोग जिनको उन्होंने तुष्टीकरण करके अपने और वोट बैंक के रूप में बदला है, ये लोग जिस दिन ममता बनर्जी के असली चरित्र को जानेंगे, यही लोग उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और ममता बनर्जी का असली चेहरा जनता के सामने आएगा। भैया, बहिरागतों का मतलब क्या है? देखिए, चुनाव में ना, जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ममता बनर्जी ने जब विधानसभा के चुनाव में एक नारा लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी बाहरियों की पार्टी है, बहिरागत है, माने ये बाहरी लोग हैं। किसको उन्होंने कहा बाहरी लोग? वो उन्होंने किसको कहा? कैलाश विजयवर्गीय को कहा, सुनील बंसल जी को कहा, अरविंद मेनन जी को कहा। आप मुझे बताइए, वो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वो लोग तो यहाँ उम्मीदवार नहीं थे, यहाँ तो चुनाव लड़ रहे थे राहुल सिन्हा, चुनाव लड़ रहे थे मुकुल राय, चुनाव लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, चुनाव लड़ रहा था मैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे, या जो लोग तृणमूल से भाजपा में आए थे वो चुनाव लड़ रहे थे, जो कांग्रेस से भाजपा में आए वो चुनाव लड़ रहे थे, वो सारे लोग तो बंगाल के हैं। ममता बनर्जी बहिरागत का नारा तो लगा दी, फिर ममता बनर्जी किस मुंह से जा रही है उत्तर प्रदेश में प्रचार करने? भैया, बहिरागतों का जो मेन मुद्दा हिसाब से बताया जाए, यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है बहिरागतों बोल के। बहुत जगह पे बहुत तरह का आप भी संगठन देख पा रहे हैं जो लगातार यूपी बिहार के लोगों को टारगेट कर रही है। तो जब यूपी बिहार के लोग बहिरागत हैं, तो मुख्यमंत्री यूपी में जाके अखिलेश यादव के प्रचार प्रसार में हिंदी बोल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, ममता बनर्जी के कई रूप हैं, ममता बनर्जी का हर समय अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। मैंने बताया आपको, एक समय जब था जब वो पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के रूप में संघर्ष कर रही थी, तो वो इन्हीं शरणार्थियों को बाहर निकालने की बात करती थी, सीआईडी को पुलिस का पपेट बताती थी, राज्य सरकार का पपेट बताती थी। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आई, अब उन्हीं एजेंसियों का गुणगान कर रही हैं, वही वोट बैंक उनके हो गए। ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र हमेशा से ही रहा है। अब हमको ये बताइए, आप अगर दूसरे जगह से प्रचार करने बंगाल में आए हुए लोगों को बहिरागत कह रहे, तो आप गोवा में कौन है? आप आसाम में आप कौन है? त्रिपुरा में आप कौन है? उत्तर प्रदेश में आप कौन है? आप भी तो बहिरागत हैं। तो ममता बनर्जी ने जो गड्ढा खोदा है, उस गड्ढा में वो खुद ही गिरी है। आज उनका गोवा में खाता खुलने वाला नहीं है, त्रिपुरा में उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर है। इनकी औकात नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में एक उम्मीदवार खड़े कर दें। ये जो सभा कर रही हैं, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने तो बंगाल में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ममता बनर्जी के नाम से चिढ़ते हैं। इन्हीं ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहाँ पर बताया था कि मेहमान हैं ये लोग, यहाँ पे मैंने इनको रहने दिया है। जय श्री राम का नारा लगाने पर लोगों को इन्होंने कहा कि यूपी बिहार से यहाँ आकर हमारा खाते हो, हमारे खिलाफ बोल रहे हो। इनके मन में जो
इनके मन के जो विचार हैं वो जब ये गुस्सा में आती हैं तो वो विचार निकलते हैं, लेकिन जब इनको वोट सामने आता है तो ये हिंदी प्रकोष्ठ बनाती हैं। तब इनको लिट्टी याद आता है, इनको छठ पूजा याद आता है, इनको ठेकुआ याद आता है। ये देखिए, ये राजनीति के चरित्र हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ममता बनर्जी ना कभी किसी की थी, ना कभी किसी की हो सकती हैं। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस तरीके से उनके परिवार में कलह चल रहा है, ममता बनर्जी अपने भतीजे की भी नहीं होंगी। समय बताएगा, आप देखते जाइए। लेकिन ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में एक माहौल था, पश्चिम बंगाल किसी ज़माने में पूरे इस क्षेत्र का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के पूरे प्रदेशों की राजधानी हुआ करती थी। ये यहीं से केंद्रित सारा व्यवस्था चलता था और ये सब कुछ समन्वय से था, लोगों के भाईचारगी से था। लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकाल में पूर्ण रूप से जहर घोलने का काम किया गया है। उड़ीसा के लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। राजस्थान से आए हुए लोग जिन्होंने अपना सब कुछ लगाकर, अपना खून पसीने से इस बंगाल को सींचने का काम किया। आप मुझे बताइए ना, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैंने पढ़ाई लिखाई यहाँ की, मैंने यहाँ के छोटी छोटी समस्याओं को देखकर, मेरे माता पिता तो यहाँ कमाने आए थे, लेकिन मैंने यहाँ की समस्या को देखते हुए राजनीति को अपना क्षेत्र चुना और लोगों की सेवा करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब मुझे भी अगर बहिरागत कहा जाए तो ममता बनर्जी जी, आप मुझे बताइए कि बंगाल के हित में आपने क्या किया है और बाकी लोग क्या, मैंने आपने ही बंगाल के हित के बारे में सोचा है, और बाकी जो लोग अपना खून पसीना लगाकर, मजदूरी कर कर, व्यवसाय रोजगार करके, मैं आपको बताता हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्रों में आप जाकर देखेंगे तो शिक्षा प्रदान करने का काम बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों ने किया। मजदूरी का काम हम लोगों ने किया। कलकत्ता को कलकत्ता और बंगाल को बंगाल बनाने में हमारी बराबर की हिस्सेदारी है। हमने हमेशा अपना खून पसीना बहाकर, हमने कभी आपसे अपना अधिकार नहीं मांगा है, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ मेरा कुछ तो बनता है। तो इस तरीके से समाज में सद्भाव को बिगाड़ने का और समाज में जहर घोलने का काम जो ममता बनर्जी जी ने किया है, आने वाले समय में उनको इसका जवाब जरूर मिलेगा। भैया, हम लोग लगातार पढ़ते हैं हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक नारा चल रहा है कि बंगाल में रहना है तो बंगला बोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या पश्चिम बंगाल को क्या भारत से बांटना चाहती हैं? आपको शायद ऐसा इतना देर आपको क्यों लग गया ये समझने में? माननीय मुख्यमंत्री के आप कई वक्तव्यों को सुनेंगे तो आपको ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि ये बात फेडरल स्ट्रक्चर की करती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करती हैं, लेकिन कभी कभी इनके मुंह से ऐसा निकल जाता है कि हम लोग टैक्स बंगाल के लोग देते हैं और दिल्ली हमको नहीं देता है, तो हम अपना टैक्स अपने लेंगे, अपने चलाएंगे। भाषा इनकी होगी, पुलिस इनकी होगी, सेना भी अपना बना लेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ बंगाल भी बना दें और नोट भी छापना शुरू कर दें। ये बहुत आश्चर्य का बात नहीं है। इनकी मानसिकता जो है, इनकी मानसिकता इसी तरह की है। ये कभी भी राष्ट्रवाद में, राष्ट्र के प्रति इनकी कभी भी भावना अच्छी नहीं रही है। चाहे जब वो यूपीए की सरकार रही है तो भी इनका व्यवहार वैसा ही रहा है, एनडीए की सरकार में भी इनका व्यवहार ऐसा ही रहा है। ममता बनर्जी की सोच कहीं ना कहीं हमेशा से बंगाल को बांटने की, बंगाल को तोड़ने की रही है। भैया, जब हिंदी भाषा से इतना ही चिर है तो ये हिंदी प्रकोष्ठ क्यों बनाती है? और यूपी बिहार से आए बहुत से लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस में अच्छे पद पे हैं, तो फिर ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए, जहाँ बंगाल में स्वाभाविक रूप से बंगाली बहुसंख्यक समाज है, तो जब उनको इनको इस्तेमाल करना होता है तो ये उनको इस्तेमाल करती हैं और सारा साल गाली देंगी, सारे साल उनको अपमानित करेंगी। और जब वोट की बात आती है तो उन नेताओं को सामने रखकर, अर्जुन सिंह को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, दिनेश त्रिवेदी को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, राजेश सिन्हा को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, झुंझुना पकड़ा दिया। आने वाले कलकत्ता नगर निगम चुनाव में 10 साल से उनसे राजनीति करवा के झुंझुना पकड़ा दिया, पार्षद बन जाओ। आपने देखिए ना दिनेश बजाज का क्या हाल इन्होंने किया है। हिंदी भाषियों को इस्तेमाल करना, या किसी को भी, मुसलमानों को भी इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करती है। जिस दिन ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि इस व्यक्ति से उनको खतरा है, उस दिन उसका राजनीति का उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये हिंदी बंगला जो विषय है ना, ये आपको समझना होगा। आप मुझे बताइए तो कि बंगाल में रहने वाले लोग अगर उनको हिंदी से चिढ़ हो जाए, वो हिंदी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, तो बंगाल के बाहर कैसे जाएंगे? बंगाल के बाहर जाएंगे तो कौन सा भाषा बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो? तो हिंदी जानना, हिंदी पढ़ना कौन सा अपराध है? हाँ, ये बात मैं भी आपका पक्षधर हूँ कि बंगाल में रहना होगा तो आपको बंगला सीखना चाहिए, बंगला बोलना चाहिए, बंगला लिखना चाहिए। हम लोग तो दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं कि हम लोग का जन्म हावड़ा में हुआ, जिस विद्यालय में हम लोग ने शिक्षा प्राप्त किया वहाँ बंगला था ही नहीं, बंगला के शिक्षक नहीं थे। तो इसमें मेरा दोष है?
अगर बंगला के शिक्षक यहाँ की सरकार ने मुहैया नहीं कराया तो मेरा दोस्त तो है नहीं। हम लोगों ने मैंने तो फिल्म के पोस्टर और बस पे लिखे हुए पते से बंगला पढ़ना सीख लिया। ललक थी बंगाल में हो या कहीं भी, आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की भाषा जाननी चाहिए, वहाँ के भाषा को सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बात भी गलत है कि आप अपने राष्ट्रभाषा को, जो आपका मदर टंग है उसका भी सम्मान कीजिए और राष्ट्रभाषा का भी। हमारा देश विविधता में एकता का देश है, इतने प्रदेश है, इतनी भाषाएं हैं, इसमें एक माध्यम तो होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से आपको कहीं भी किसी भी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी जिस तरीके से उनके पार्टी के लोगों को उन्होंने उकसाकर, इस बंगाल में बंगला पक्खो नाम से एक संस्था चलती है, वो एक तरह से समझिए स्पॉन्सर्ड है राज्य सरकार का। उन्होंने जिस तरीके से बंगाल में हिंदी भाषी और बांग्ला भाषियों के बीच एक जहर पैदा करने का काम किया। ममता बनर्जी ने तो वादा किया था कि जिस जिले में 10% से ज़्यादा हिंदी भाषी और उर्दू भाषियों का जनसंख्या होगा वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। आप मुझे दिखा दीजिए तो किस जिला में उन्होंने सेकंड लैंग्वेज उर्दू या हिंदी को किया है? कुछ नहीं है। ये सिर्फ बोलती हैं, वो टीवी के सामने आ जाएंगी, कुछ भी बोल देंगी, लेकिन इनके पास करने की कैपेसिटी नहीं है और इनके पास संसाधन भी नहीं है। भैया, यूपी, बिहार, उड़ीसा के जो लोग आते हैं उनको रोजगार मिल जाता है, पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। क्या पश्चिम बंगाल में रोजगार है, आपको लगता है? अगर पश्चिम बंगाल में रोजगार होता तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। वामपंथियों के गलत नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल किसी ज़माने में रोजगार मुहैया कराने में पूरे देश में अव्वल स्थान पर था। तभी ना हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा यहाँ आए। राजस्थान से लोग यहाँ क्या करने आए थे, उड़ीसा के लोग यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ रोजगार था। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप हावड़ा, सियालदह, शालीमार, चितपुर जैसे स्टेशनों पर चले जाइए और जाकर वहाँ पर देखिए कि किस बड़ी तादाद में लोग बंगाल से बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। आपने नहीं देखा, और आप दिखाइए चैनल को कि जब कोरोना काल चल रहा था तो किस तरीके से प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल में आ रहे थे, कितनी तादाद में। वो कौन लोग थे? वो बिजनेसमैन थे वहाँ के। बंगाल के लोग, मैं आपको बता दूँ, पूरा का पूरा मुर्शिदाबाद, हावड़ा जिला का एक बड़ा पूरा इलाका मुंबई में और गुजरात में काम करता है। आज पश्चिम बंगाल में 5,000-7,000 की नौकरी का अगर वैकेंसी कहीं ऐड निकलता है तो वहाँ हज़ारों लोगों की लाइन लग जाती है। लेकिन यहीं के मजदूर छत्तीसगढ़ में जाकर 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में जाकर 18,000-20,000 रुपये महीना कमाते हैं। तो लोग बंगाल में क्यों रहेंगे? बंगाल में रोजगार नहीं है, बंगाल में व्यवसाय नहीं है, बंगाल में उद्योग नहीं है। यहाँ के मजदूर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जा रही हैं। ममता बनर्जी जी के पास बहाना कुछ नहीं है। वो क्या कहेंगी? उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उनके पास में क्या है? लोगों को झूठा आश्वासन देना और भिक्षा देकर लोगों को बरगलाने का काम। क्लबों को पैसा दे देना, महिलाओं को 500 रुपया दे देना, किसी को मेला करने के लिए दे देना। इसी पर इनका सरकार, मेला और खेला पर सरकार चल रहा है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे रोजगार के दृष्टिकोण से हो, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे महिला सुरक्षा के मामले में हो, बंगाल की स्थिति दयनीय है। आने वाले समय में बंगाल के जो उद्योगपति हैं वो अपना सारा का सारा उद्योग यहाँ से शिफ्ट करने के मूड में है। बंगाल में नया उद्योग आना तो दूर, यहाँ के जो लोग हैं व्यवसायी, वही यहाँ से भागने के लिए तैयारी में है। पश्चिम बंगाल के विषय पर उमेश राय जी ने अपना विषय रखा, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति बंगाल आता है रोजगार के लिए, तो पश्चिम बंगाल के लोग भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो ये जाति विभाजन और आदमी विभाजन का काम ना करे पश्चिम बंगाल सरकार। खैर, दिल्ली क्राइम न्यूज़ के लिए मैं रोशन कुमार मिश्रा, जय हिंद।